वोल्ट मीटर। ये सब एंड ऑफ द चैप्टर है। किससे कहते हैं सब पैराग्राफ्स में बात कर लें। इसमें भी पहला वह युक्ति जो दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर का मापन मात्रक वोल्ट में करती है, वोल्ट मीटर कहलाती है। मिली वोल्ट में विभवांतर को मापने वाली युक्ति को मिली वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर है ना? तो सब ये पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ, जिस युक्ति की हम बात कर रहे हैं मतलब वोल्ट मीटर की, वह विभव के अंतर का मापन करती है। विभव के अंतर का मापन करती है तो यह ध्यान रखें कि वोल्ट मीटर सदैव उन बिंदुओं के समांतर उपयोग में लें जिनके मध्य विभव का अंतर ज्ञात करना हो। यानी जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस, सपोज आपको ए और बी के बीच में विभव का अंतर ज्ञात करना है तो आप प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करें। ये देखो, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल उस या उन बिंदुओं के समांतर करना चाहिए जिनके मध्य विभवांतर का मापन करना हो। आप सीधे सीधे ऐसे याद रख लें, वोल्ट मीटर सदैव परिपथ में समांतर क्रम में ही काम में लेते हैं। आप ऐसे याद रख लें, आपको उससे सारा काम हो जाएगा वो भी। ठीक है, अगला पैराग्राफ ये है कि बनाते इसे भी गैल्वेनोमीटर से ही हैं। क्लियर? अब हम विभव मापी तो पढ़ ही चुके हैं धारा विद्युत की, मैं थोड़ा सा उसको याद करो, मैं 2 मिनट उसका थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। विभव मापी हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि विभव मापी अविक्षेप बिंदु विधि पर आधारित उपकरण है, अर्थात विभव मापी मापन करते समय परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, और परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता इसे वो शुद्धता से नापता है। वोल्ट मीटर परिपथ से धारा ग्रहण कर लेता है तो वोल्ट मीटर शुद्धता से नहीं नाप पाता। वोल्ट मीटर शुद्धता से नाप लेता बशर्ते उसका प्रतिरोध अनंत होता, तो साहब अनंत प्रतिरोध हो नहीं सकता, इससे वोल्ट मीटर शुद्धता से माप नहीं सकता। लेकिन विभव मापी शुद्धता से नापता है तो फिर विभव मापी को क्या बोलोगे? अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट, आदर्श वोल्ट मीटर बोलते हैं विभव मापी। तो कहने का इसका लब्बो-लुआब यह है कि वोल्ट मीटर धारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। वापिस अपन आ जाए, I इज प्रोपोर्शनल टू R, गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध लिख दिया मैंने, प्रतिरोध है ना। अब साहब अगर अपन गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ा दें तो I घटेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से जो युक्ति बनेगी वो धारा अल्प लेगी। अब ये तो हो नहीं सकता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अनंत कर दें, वो अनंत कर दें तो फिर धारा ही नहीं लेगा। वोल्ट मीटर में प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता है ना, अपन उसको बढ़ा सकते हैं। प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो वोल्ट मीटर द्वारा ली गई धारा अल्प हो जाएगी। तो यही कारण है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। वैसे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, है ना। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, ये भी एक जरूरी था, ये लिख दिया था मैंने, आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यह विशेष रूप से याद देना। अब इसको सब क्योंकि डिटेल में बोल दिया तो फिर मौलिक बात खत्म हो जाती है, इससे इसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में बोल देता हूं। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है।
वोल्टमीटर बनाने के लिए जरूरी है कि परिपथ से धारा ग्रहण नहीं की जावे। यही कारण है कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर तैयार किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है सर, अब बना देते हैं जैसी एडवाइस की अपन ने। ये सब गैल्वेनोमीटर और ये इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध RH लिख दें। ये जो चीज अब आपके सामने दिख रही है, इसको आप गैल्वेनोमीटर ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रूपांतरित वोल्टमीटर, है ना साहब। ये रूपांतरित वोल्टमीटर हो गया। अब जैसे वहां पर आपको बताया गया था कि परास आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, तो यहां भी आपको परास निर्धारित करनी पड़ेगी। अलग अलग वोल्टता परास का आप वोल्टमीटर में कन्वर्जन कर सकते हो। 5 वोल्ट मापने वाला, 10 वोल्ट मापने वाला, 3 वोल्ट मापने वाला। मैंने लिख दिया V वोल्ट मापने वाला, है ना। अब की बार प्रवाहित धारा IG से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा धारा अलाउ ही नहीं है। IG पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है, तो अब तो श्रेणी क्रम में IG से ज्यादा आप धारा डाल नहीं सकते। तो सब हमें किसी गैल्वेनोमीटर को अलग अलग परास वाले वोल्टमीटर में चेंज करना है इस गैल्वेनोमीटर। तो स्वाभाविक है श्रेणी क्रम में जोड़े गए उच्च प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। तो आपसे कोई भी परास बोले, जैसे मैंने बोल रखा है V परास, है ना, V परास का वोल्टमीटर, तो आप किसकी कैलकुलेशन करके बताओगे मेरे को? RH की, यानी उच्च प्रतिरोध की। ठीक है, तो साहब इसकी कैलकुलेशन करके बता दें। V परास से IG पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो यहां तो साहब V बराबर IG, ये दोनों श्रेणी क्रम में ही सही, G प्लस RH, यानी G प्लस RH इज इक्वल टू V अपॉन IG। तो सब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे? V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये फॉर्मूला है सब। इस फॉर्मूले के द्वारा आप अलग अलग परास V के लिए, V के मान रख दें, जोन्सा कन्वर्जन का कहते हैं। V यहां रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध फिक्स होता ही है, IG फिक्स है, इसे वो दोनों रख देगा, दिया जाएंगे। RH कैलकुलेट कर लेना अलग अलग परास के लिए, यानी अलग अलग V के लिए RH की वैल्यू अलग अलग होगी, उसको गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ देना। गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर का प्रतिरोध देख लें सब। वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो आप देख लो तो साफ ही दिख रहा है, G प्लस RH दोनों श्रेणी क्रम में। RH तो बहुत ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की तुलना में तो अधिक है इससे, वो तो दिखेगा, क्योंकि RH बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है RV G से तो ज्यादा होगा इससे, क्योंकि वो तो इन दोनों के योग के बराबर है। ये सब वोल्टमीटर और अमीटर दोनों खत्म। एक बस छोटे से मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं, इधर अमीटर और इधर वोल्टमीटर ने एक झटके में खटाखट, ताकि आपको दोनों सामने देख के याद हो जाए। नंबर 1, ये धारा का मापन मात्रक एम्पियर में करता है, ये विभवांतर का मापन मात्रक वोल्ट में करता है। इसका उपयोग सदैव श्रेणी क्रम में करते हैं, इसका उपयोग सदैव समांतर क्रम में करते हैं। इसे बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़ा जाता है। इसे बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध RH जोड़ा जाता है। लास्ट, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। सारे अंतर आएंगे, टोटल होगी।
ये सब आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर खत्म है। अब अपन एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, देख लेते हैं। अगर इस लेक्चर में ही अगर क्लोज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे, कोशिश करेंगे एक और लेक्चर लेने की, है ना। अभी तो अपन ने जो लिया वो ये है ही सही। और अगर मान लीजिए अपने को लगता है कि आगे अपने को लेक्चर लेना पड़ेगा तो देखते हैं। तो अभी इस लेक्चर में अपन कुछ न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। छोटे छोटे हैं, वैसे कोई खास न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, है ना। तो मैं डायरेक्ट देख के करवा देता हूं आपको। एक तो साहब ये दिशा वाला जैसे ले लेते हैं, ये कह रहा है क्षैतिज तल में, तीसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। कोशिश कर रहे हैं अपन कि इसी में काम हो जाए, अपना ज्यादा टाइम नहीं लगे, 5-10 मिनट का ये बढ़ जाए एपिसोड, कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर धारा है। तार में धारा 50 एम्पीयर, लंबे सीधे तार की बात कर रहा है ना। ये धारा उत्तर से दक्षिण, ये धारा उत्तर से दक्षिण, है ना, नॉर्थ टू साउथ। धारा की दिशा बता दी। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूर, ये 2.5 मीटर दूर, कहां पर, पूर्व में, दिशा की वजह से करवा रहा हूं सब। पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वो दिशा बताओ, है ना। तो सब पहले तो मान बता दो खटाखट। B बराबर μ0I/2πd। μ0 अपन जानते ही है 4π × 10⁻⁻⁷, ये तो μ0 की वैल्यू है। I इसने बताई रखा है 50 एम्पियर। 2π डिस्टेंस इसने मीटर में दे रखी है 2.5, ये 2π से ये 2 बार कट गया, है ना। ये सब 20 बार कट गया, है ना, क्लियर। तो ये हुआ सब आपके 20 दूनी 40, 4 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला। देखो कैलकुलेशन की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं, ये आपको बार बार कहता भी हूं, क्योंकि आपके सामने लाइव कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आप कर लिया कीजिए। हमारा काम फॉर्मूला समझाना और उसमें वैल्यू पुट करना है। अब अगला काम डायरेक्शन का है ना। अगला काम डायरेक्शन का ले लेते हैं। धारा उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर आपकी तरफ, दक्षिण मेरी तरफ, पूर्व मेरा, पश्चिम मेरा। बिंदु है पूर्व की तरफ, तो बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो धारा उत्तर से दक्षिण, देखो धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया, उत्तर से दक्षिण। उत्तर आपकी तरफ है, दक्षिण ये बोर्ड की तरफ है, पूर्व इधर है, पश्चिम है, ठीक है। बिंदु कहां पर है, पूर्व में, ये बिंदु पूर्व में आ गया दोबारा, है ना। ये देखो अंगूठा उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ये बिंदु कहां पर है, पूर्व में। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन खटाखट खटाखट, है ना, कुछ ज्यादा अपने को काम नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी ले लेते हैं खटाखट, उससे दिशा दिखानी एक बार और आपको चांस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वही है, व्योमस्थ खिंचे बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा है। वही दिशा दिखाने के लिए दोबारा करवा रहा हूं एक और। 90 एम्पियर की धारा है, ये धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। ये धारा पूर्व से पश्चिम, है ना, दिशा पे फोकस हो जाएंगे इस बार अपन, क्लियर। अब ये कहता है तार के 1.5 नीचे कितनी दूरी पर, 1.5 मीटर दूरी पर नीचे की ओर, ठीक है साहब। अब इसका भी आंसर निकाल लेते हैं अपन, नीचे की ओर का। तो चुंबकीय क्षेत्र तो आप समझ ही होंगे, अनंत लंबाई के तार के कारण μ0I/2πd। जब तक अपने को कोई तार का पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन न दे, ये होना चाहिए कि सब तार अनंत लंबाई का ही है। तो μ0 यानी 4π × 10⁻⁷, I यहाँ पे 90 है,
है ना, 2 पाई, डिस्टेंस यहां पर 1.5 है, वो ये तो 2 टाइम्स कटा ही सही है ना। अब ये 60 बार 1.5 छक्का 90 वो कर लेना आप, है ना। 6 दूनी 12 120, 120 की 2 जीरो उधर सरका दूंगा मैं, 2 जीरो उधर सरका दूंगा तो ये 10 की पावर -5 टेस्ला, ये तो आ गया। अब दिशा बतानी है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो धारा पूर्व से पश्चिम, देख लो आप अंगूठा, पूर्व से पश्चिम धारा जा रही है। बिंदु नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलो किधर हुआ, पूर्व से पश्चिम, धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया। बिंदु नीचे की तरफ है, बिंदु नीचे की तरफ तो 4 उंगलियां नीचे की तरफ कर दी, तो उत्तर दक्षिण। तो बल की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में हुआ, दक्षिण दिशा में। दिख गया आपको, दोबारा ये देखो, पूर्व से पश्चिम, बिंदु नीचे, दक्षिण, है ना। तो ये सब दिशा वाले के चक्कर में अपन ने ये 2 चीजें निकाल ली। आगे छोटे छोटे कर रहे हैं सब, ज्यादा कोई बहुत विशेष चीज नहीं है ना, क्लियर। चलो 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने को, चलो 5 में सिंपल है, ज्यादा कोई खास नहीं, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित धारा इसने बोल दी 8 एम्पियर धारा, क्लियर। इसके बाद इसने बोला 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसने बोल दिया 0.15 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तार कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इस तार की एकांक लंबाई में बल का मान बताओ, है ना। तो साहब तार में धारा प्रवाहित है, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कितने डिग्री पर रखा है, 30 डिग्री। इस तार की इकाई लंबाई पर बल पूछ रहा है, तो F = ILB sin 30, है ना, थीटा की जगह 30 रख दिया। धारावाही चालक पर बल का फॉर्मूला यही है ना। अब ये तो L लंबाई पर बल है, इसलिए इसने क्या पूछा है अपन से, इसने पूछा है एकांक लंबाई पर बल, इससे एकांक लंबाई पर बल, तो L लंबाई पर तो F, तो एकांक लंबाई पर कितना हुआ, F/L, कितना IB sin 30 का मान अपन रख ही देंगे, sin 30 = 1/2, है ना। तो सब I का मान 8 एम्पियर और ये 0.15 और ये 1/2, 2 से ये कट जाता है 4 टाइम्स, है ना। 15 चौक 60, तो कितना हुआ सब, 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। दोबारा समझ लें, तार में धारा इतनी, चुंबकीय क्षेत्र इतना, चुंबकीय क्षेत्र से कोण 30 डिग्री, तो साहब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल इतना। अब ये पूछा एकांक लंबाई पे, तो एकांक लंबाई पर बल F/L, थीटा इसने 30 दे रखा, sin 30 = 1/2, ये मैंने रख दिया, बाकी मान रख दिया। कैलकुलेशन आप क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो ऑर्डर है वैसा का वैसा ही करा रहा हूं मैं। 7 में एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे तार, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखें साहब, ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर 2 तार रखें, है ना। दोनों समांतर हैं, अनंत लंबाई के बोल रहा है। एक तार A है, एक तार B है, ये सब बना देते हैं अपन तो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये दोनों के बीच की दूरी बताई दी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है A और B में 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, इसमें धारा I1, ये 8 एम्पियर, थोड़ा सा इधर लिख दो, है ना, मेरे हाथ में टेप भी है और ये भी है, तो अपन थोड़ा सा इधर लिख देना। इसमें धारा को मैं I1 बोल देता हूं, I1 I2 के मान अलग से लिख दूंगा ना। तो सब इसमें धारा I1 और इसी दिशा में बोल रहा है ये, इसी अभी एक ही दिशा में, इसमें धारा I2, यहां लिख देता हूं
I1 की वैल्यू इसने दी है साहब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 8 एम्पियर, और I2 की वैल्यू इसने दी है 5 एम्पियर। क्लियर? अब इसका सीधा सा पूछना है तार ए, ये इसको मैं फोकस कर देता हूं, अलग पेन ले लेता हूं या अलग कलर ले लेता हूं, है ना। तार ए के बारे में कुछ पूछ रहा है। ये कह रहा है तार ए की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल बताइए। इस तार एक पर एक खंड ले लिया इसने, ये कितना लंबा है? 10 सेंटीमीटर। इस पर आपको बल का मान बताना है, ठीक है साहब। तो सब इस पर बल का मान, अब देखो एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला अपन ने एम्पियर के मात्रक की परिभाषा दी थी, उस समय पढ़ा था। ए पर, ठीक है, लंबाई अपने को 10 सेंटीमीटर लेनी, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ये जो एम्पियर मात्रक वाली परिभाषा थी या सूत्र था, या अनंत लंबाई के समांतर तारों के बीच में जो इकाई लंबाई पर बल की गणना की थी अपन ने, इस फॉर्मूले को पढ़ाने के ठीक बाद फिर उसी से अपन ने मात्रक एम्पियर की परिभाषा दी थी, वो सूत्र ये रहा। ये इकाई लंबाई पर बल बताता है, तार की इकाई लंबाई। ये पूछा है इकाई लंबाई पे मत बताओ, इस लंबाई पे बताओ। तो साहब एल लंबाई पर, तार ए की एल लंबाई पर बल कितना? μ0 I1 I2 2 पाई डी इंटू एल, ये न्यूटन हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति मीटर था। सिंपल। चलो साहब कैलकुलेशन करो। μ0 तो वही 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I1 I2, तो ये 8 और 5, ये I1 I2 रख दिया। L का मान 10⁻⁻1, ये L का मान 10⁻⁻1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 का भाग देके। अब देखो 4 पाई तो ऐसा कैसा मैं काट देता हूं, अलग कलर ले लेता हूं, है ना। ये अलग कलर लेके 4 पाई तो मैंने ऐसा कैसा काट दिया। ये 2 बचता है, इससे 4 बार काट देता हूं। अब कितना बचा सब ध्यान से देखते हैं, पावर तो बाद में देख लेंगे। संख्या नीचे से तो सारी कट चुकी, 4 पंजे 20, 20 का मतलब 2 ले लें, 1 0 छोड़ी, ये 1 0 इसमें डाल दी, खत्म। तो 4 पंजे 20, 20 की 1 0 खत्म, 2 बचा। अब ये 10⁻⁻7 यहां बचा और -2 यहां बचा, इसमें से काटो तो ये आएगा इतना न्यूटन, है ना। कैलकुलेशन अगेन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, बेहतर मेरी ख्याल से मैंने कर दी है। ये 4 पंजे 20, 20 की 0 खत्म कर ली, 4 2 लिख दिया, बाकी से, है ना। मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन को कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, है ना। फिर भी वो अब आपको देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये एक परिनालिका का ले लेते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सोलेनोइड का पास फेरों वाली परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ये 80 सेंटीमीटर परिनालिका की लंबाई दे दी। 80 सेंटीमीटर का मतलब अब 0.8 मीटर हो गया, है ना। और पावर में लिखना चाहो, देखो आपकी इच्छा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 का भाग ऐसे भी दे सकते हो, मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 5 परतें हैं, परतों की संख्या 5 है सब, है ना, जिसमें प्रत्येक में 400 फेरे हैं। तो सब एक परत में 400 फेरे, और ऐसे कितने परत? 5 परतें हैं। तो इसका मतलब कुल फेरों की संख्या कितनी होगी? तो भाई जगह कम होती है तो पहले 500 फेरे लपेट दिए, फिर 500 लपेट 400 लपेट दिए, ऐसे कितनी बार लपेटे बना दिए? 5 बार। तो हर बार एक चीज पर आपने 400, फिर 400 के ऊपर वापस 400, फिर 400 वापस, फिर 400 वापस, फिर 400, 5 बार 400 400, तो स्वाभाविक के कुल फेरों की संख्या 2000 हो जाती है। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। अब देखो ये व्यास है, इसको मैं डी लिख रहा हूं, 1.8 सेंटीमीटर। इसको मैं एंटरटेन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है कि परिनालिका का व्यास जनरली काम में कहीं पर भी नहीं आता है, इससे मैं उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये कहता है कि परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ,
है ना, इसमें धारा 8 एम्पियर प्रवाहित है, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो प्रवाहित धारा का मान इसने बता दिया 8 एम्पियर। तो एक तो साहब ये ध्यान रखिएगा, परिणालिका में हालांकि मैं गारंटी 100% नहीं देता, पर कभी व्यास और त्रिज्या काम आती नहीं है। ये दे देता है, इसका काम है देना, लेकिन आती नहीं है जनरली ना। फिर भी आप जहां भी यूज करो सोच समझ के यूज करना। ये परिणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, जहां पर स्मॉल एन कहता है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, तो स्मॉल एन का मतलब n/l इंटू आई, वैल्यू पुट कर दो। ये तो हो गया आपके, इसको संख्या में रख दें तो 12.56 इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई लिखते हैं ना अपन। तो अब यहाँ पाई से पाई जनरली तो कट जाता था, परिणालिका में कहां कटेगा, तो जहां पाई से पाई कट जाता तो वहां तो 4 पाई लिख दो आप, लेकिन जहां नहीं कटता फिर वहां 12.4 पाई का मतलब 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई यानी 12.56, पाई का मतलब 3.14, उसको 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा। n/l फेरों की संख्या 2000, कुल लंबाई अब 0.8 रख दें, जो अपनी सुविधा के जनक कैलकुलेशन में। धारा कितनी, धारा 8 एम्पियर, वेरी गुड। तो ये तो साहब 10 बार सीधा सीधा कट ही गया। अब देखते हैं सब, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 5 दूनी 10, और ये 12 है ना, 10 और 1 11, 11 का 1, और 12 दूनी 24 और 1 25, ये कर लेना। ये दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरो छोड़ी, 3 और 1 4 जीरो, 4 जीरो इधर डाली तो 10 की पावर -3 टेस्ला। ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से बेस कैलकुलेशन होगी, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये 3 जीरो और 1 4 जीरो, 4 जीरो इसमें जोड़ी तो ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 परिणालिका का भी क्वेश्चन आपको मिल गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, चलो पेज चेंज कर लेते हैं खटाखट, मेरा ख्याल है पर्याप्त समय में सारा काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्गाकार कुंडली है, भुजा 10 सेंटीमीटर है यानी 10 की पावर -1 मीटर। वर्गाकार कुंडली है तो क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, ये सब मैंने वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में फेरे 20 हैं, इसमें फेरों की संख्या इसने बता दी 20। ठीक है, और इसमें 12 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित धारा का मान 12 एम्पियर, यह भी इसने बता दिया, है ना। वर्गाकार कुंडली है, उसकी भुजा बता दी और फेरों की संख्या बता दी, है ना। अब ये कह रहा है कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, इसके तल पर खींचा गया लंब 0.8 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र बोला इसने 0.8 टेस्ला, है ना, के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो साहब इसमें क्या है, दिमाग इससे नहीं लगाना पड़ा कि इसने वही कोण दे दिया जो अपन मांगते हैं। अपन यही मांगते हैं तल के लंब का चुंबकीय क्षेत्र से कोण, तो इसने कह दिया तल के लंब का चुंबकीय क्षेत्र से कोण 30 डिग्री है ना। कुंडली पर बल आघूर्ण का मान बताइए, कुंडली पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है, आपको उस बल आघूर्ण का मान बताना है ना साहब। तो कुल मिला के ये अपने को पूछ रहा है, सिंपल है ना, और तो ज्यादा कोई विशेष नहीं है, फिर विशेष होते तो अभी देखते हैं ना। पहले बल आघूर्ण, तो टो बराबर NIAB साइन थीटा, थीटा का मतलब 30 हो गया, तो n का मान कितना 20, धारा I कितनी बोली इसने 12, क्षेत्रफल 10 की पावर -2, है ना, क्षेत्रफल भी आ गया। चुंबकीय क्षेत्र 0.8 टेस्ला और sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 को अपन इधर डाल दें, ये 10 है ना साहब। तो टो बराबर, अब देखो सिंपल, देखो ये 10 इसमें चला गया, ठीक है, या यूं कहते हैं इस 8 को 12 टिचिन में 96, ये मैंने 8 में डाल दिया 10, और इंटू 10 की पावर -2 यानी 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। ये सब
ये क्वेश्चन हो गए। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना। ये सब अतिरिक्त अभ्यास में, लेकिन क्वेश्चन डाल देते हैं अपन। 27वां क्वेश्चन है, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, बता दिया सब इसने। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाती है। यानी पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर है। 4 मिली एम्पियर का मतलब 4 × 10⁻³ एम्पियर। पेन चेंज कर लूं, मेरे को पेन चेंज करने बिना मजा नहीं आता है ना, ठीक है। अब ये यूं कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो साहब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे दिया 12 ओम, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा दे दी, परास बता दी। स्वाभाविक है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ें। उस उच्च प्रतिरोध की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, R हाई बराबर V/IG माइनस कैपिटल G। V का मान कितना दिया इसने 18, ये परास है। IG कितनी 4 × 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना 12 है ना। इस सवाल को मैं यहां ले जाता हूं इधर की तरफ है ना, ये एक लाइन मिटा देता हूं, एक लाइन ठीक है, दो लाइन ठीक। ये सवाल को साहब यहां से उठा के वहां ले जा रहा हूं। तो 18, अब देखो 4 चौको 16 तो हो गया, 4 बार तो कट ही गया है ना, 2 बचता है, 2 का 20 तो 4 पंजे 20, 4.5 बार कट गया ये है ना। यानी 4.5 से आप 4.5 को 4 से गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा। ये 10⁻³ ऊपर जाएगी तो कितना हो गया, ऊपर जाएगी तो ये RH इज इक्वल टू है ना 1000। तो 45 को मैं 1000 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4500 माइनस 12। एक बार और चेक कर लो, V/IG 18 वोल्ट परास कह रहा है, ये 18 वोल्ट परास। IG इसने दे दी मिली एम्पियर, 4.5 बार कटाई है। अब अपन देखो हिंदी मीडियम के तो खटाखट काट कूट देते हैं है ना। 4 चौको 16, 2 बचा तो पॉइंट 2 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 4.5 या 1000 से गुणा करा 4000। अब श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, 4488 ओम है ना। इसमें 12 जोड़ते 4500 तो गैल्वेनोमीटर लो और उसके श्रेणी क्रम में 448 है ना, 4488 ओम का प्रतिरोध जोड़ दो। ये गैल्वेनोमीटर अब कितनी परास वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका, 18 वोल्ट परास। ये अभी आपको सिखाया था, बस लास्ट है ना। अब अमीटर का और कर लेते हैं। अमीटर को चेंज में ये क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है साहब। ये है साहब, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कई बार फंस जाती है, इसलिए इसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा। यह गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध यानी कैपिटल G, 4 मिली एम्पियर विद्युत धारा होने पर पूर्ण स्केल विक्षेप है। तो पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए 4 मिली एम्पियर मतलब मिली यानी 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया काम। अब ये कह रहा है इसे अमीटर में बदलें जिसकी परास कितनी हो 0 से 6 एम्पियर। 0 से 6 एम्पियर अमीटर की परास में इसे बदलें, आपको क्या करना रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं क्लोज कर देता हूं सभी और इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। तो सब अब आपको जब वोल्ट मीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना है, और जब आपको अमीटर बनाना है तो समांतर क्रम में शंट जोड़ना है। ये सब शंट और इनकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता ही रखा था मैंने, मैं आपको बस एक बार जस्ट दिखा रहा हूं। ये तो अभी मैंने यूज किया इससे ही, और एक मैंने अमीटर बनाने के लिए ये शंट प्रतिरोध का ये S = I-IG तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको शंट की कैलकुलेशन करनी है, एक बार बस दिखाना था मेरे को रूबरू करने के लिए। ये सब शंट प्रतिरोध कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं आपको, है ना।
फिर आपको कैसे बनाना है वो आप देखें। तो सब क्योंकि S इज इक्वल टू आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आई जी की वजह से कठिन हो जाती है। 4 इंटू 10 की पावर -3, आई 6 माइनस, अब इसको यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूं मैं मिली में ऐसे, इंटू जी, जी का मतलब 12। अब ये नीचे की जो वैल्यू है इसको 6 ही मान लो आप, तो सुखी रहोगे, नहीं तो फंस जाओगे ना। तो S 4 इंटू 10 की पावर -3, अब इसको अपन अप्रोक्सीमेट मान लें, इसको 6 ही मान लेता हूं, क्योंकि 6 में से 0.004 घटाओगे तो आप क्या बचेगा, आपका 5.996। अब 5.996 के चक्कर में कैलकुलेशन बिगड़ जाती है फिर, इंटू 15 है ना। तो साहब अब यूं देखो आप, 2/3, ये तो हो गया सब, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो S बराबर कितना है 10, इसमें जोड़ा तो 10 की पावर -2 दिख रहा है मेरे को, तो एक बार और कर लेता हूं मैं। 4 इंटू 10 की पावर में आई जी आई माइनस आई जी इंटू जी, तो आई जी की वैल्यू रखी थी, आई माइनस आई जी तो मैंने आपसे कह दिया, इसको तो मैं नेग्लिजिबल करके इसको 6 ही मान रहा हूं। तो ये 2 बार और ये 2 से 3 बार है ना, 2 से दोनों को काटा, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10, 10 की पावर -2, यानी शंट प्रतिरोध कितना हो, 0.01 ओम। अब आप गैल्वेनोमीटर लो, उसके समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ो, 0.01 ओम का प्रतिरोध जोड़ो। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, बल्कि ये किस परास को मापने वाला मीटर बन गया, 6 एम्पियर परास को मापने वाला अमीटर है। तो बच्चों, विद न्यूमेरिकल गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला ये चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में चुंबकत्व यानी अगले चैप्टर की बात की जाएगी, है ना। ये चीज यहां से हटा देता हूं, 0.5569 वाली जो भी है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो, ठीक है। तो बस आज इतना ही, बाकी अगले दिन, है ना। इसको कंप्लीट देख लीजिए आप, सब स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।